नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी 57 वीडियो की जो क्लास चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ये हमारा 34वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 33 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। दोस्तों, ये सीरीज उनके लिए जिनको CHSL का एग्जाम देना है, CGL की मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर MTS की एग्जाम देनी है, यानी जो भी TCS एग्जाम कराएंगे, यहाँ पे आपके लिए रामबाण तो साबित होंगे ही। साथ ही साथ अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं जहाँ पर GK GS के चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अवश्य ही फायदा दिलाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is correct regarding the poverty line? देखिए, इस प्रश्न जो है यहाँ से काफ़ी सारे और भी आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपसे BPL का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जाम में, तो इसे बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे। एक आपने बड़े फेमस समिति का नाम सुने होंगे, तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे भाई? तो ये भी गरीबी रेखा से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब हम कथन पे विचार करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। चूंकि मैं आपको फैक्ट वाला क्लास देता हूं, इसीलिए यहाँ पे आंसर सभी सही है। अब जो बात सही है आपके कथन के रूप में यहाँ पे वर्णित है। आइए देख लेते हैं। भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का अनुपात समान नहीं है। एकदम सही है भाई, भारत में जो है निर्धनता रेखा का अनुपात सभी वर्ग के लिए समान नहीं है, तो एकदम सही है। और आप जानते ही हैं कि इंडिया में जो है ऊंच नीच की खाई काफी बड़ी जो है गहरे गैप के साथ जो है विद्यमान है। इनके अलावा गरीबी रेखा का आकलन कौन करते हैं भाई? नीति आयोग के टास्क फोर्स करते हैं। नीति आयोग के टास्क फोर्स करते हैं। अब आपका बात आ गया नीति आयोग वाला, तो नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। नीति आयोग की स्थापना अपने आप में 2015 में हुआ था। ये स्थान लिया था भैया योजना आयोग का। योजना आयोग की स्थापना अपने आप में 1950 में हुआ था। ठीक है, जिसे 2015 में इन्हीं के जगह पे एक नई संस्था नीति आयोग को जो स्थापना कर दिया गया। नीति आयोग में अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं। तो नरेंद्र मोदी ही तब से अध्यक्ष हैं जब से बने हैं। इनके अलावा वर्तमान में CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में आपका नीति आयोग के अंदर CEO हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी साहब हैं। तो ये सभी बात को ध्यान नीति आयोग के रिगार्ड में रखेंगे। नीति आयोग है ना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि योजना आयोग की जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो आप बताएंगे 12वीं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रखा गया था 2012 से 2017, लेकिन बीचे में 2015 में समाप्त हो गया। तो ये था नीति आयोग के बारे में जानकारी। प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम CEO जरूर याद रखेंगे, नीति आयोग का काम आ जाएगा। प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनघड़िया साहब थे, अरविंद पनघड़िया। और प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर मैडम थी। ठीक है, और ये एकमात्र नीति आयोग के अंदर जो है लेडीज CEO बनी थी और पहला भी थी। ठीक है, तो ये नीति आयोग से निकलते हैं आगे। इनके अलावा तीसरा जो कथन है, भाई दूसरा कथन भी सही हुआ। गरीबी रेखा का आकलन जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है गरीबी रेखा के आकलन में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की मदद ली जाती है। यह भी एकदम सही बात है। देखिए, प्रोसेस कौन करता है? नीति आयोग, लेकिन जो डाटा कलेक्ट करने का काम करता है वो कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो भाई इनकी भी मदद हुई ना। इनके अलावा चौथा जो कथन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की प्रतिशत लगभग 22% थी। तो ये बात भी एकदम अपने आप में सही है, इसीलिए चारों कथन सही है। अब जनगणना की बात आ गई है, थोड़ा सा जनगणना का डिटेल देंगे। आज हम थोड़ा सा पढ़ाने का स्टाइल बदल दिए हैं, क्योंकि आज फुर्सत से हमने 5-6 घंटे में मात्र एक PDF तैयार करा है ना। तो भैया देश की साक्षरता दर जो है 74.04% है। जनगणना 2011 की बात हो रही है ना। पुरुष की अलग पूछ लिए जाते हैं 82.14% और महिलाओं का अलग पूछ लिए तो 65.46%। अगर आपको पार्टिकुलर
किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है पूछे तो आप क्या बताएंगे, है ना। तो आपको केरल बताना है। ओवरऑल भी साक्षरता दर केरल की है सबसे ज्यादा है, महिला की भी सबसे ज्यादा केरले में है और पुरुषों की सबसे ज्यादा केरले के अंदर साक्षरता दर है। यानी साक्षरता दर में केरल हर एंगल से टॉप पे बैठा है, चाहे तो पार्टिकुलर पूछे या कंबाइंड रूप से पूछे, ओवरऑल पूछे। ठीक है, भारत में जो साक्षरता दर वाला राज्य है सबसे अधिक केरल है। अगर यूटी की बात करेंगे तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर जो है 91.6% है और केरल का 94% है। अब अगर 2021 की डाटा रिलीज होती है तो मुझे लगता है केरल 100% साक्षरता अचीव करने वाला राज्य बन जाएगा। निम्नतम साक्षरता वाला राज्य जो है ये बिहार है, 61.8%। वैसे कई सूत्रों से केरल जो है 100% साक्षरता अचीव कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल के अनुसार नहीं, मतलब जनगणना के अनुसार नहीं। इनके अलावा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल की है ना। और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ की है तो भी आपको बिहार ही बताना है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर भी बिहार, सबसे कम साक्षरता महिला दर भी बिहार का ही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका आपका हाईएस्ट है, ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। आपके सामने चार जो है चीज लिखा हुआ है, ये देखिए, ये तीन चीज लिखा है, माफ कीजिएगा तीन ही लिखा है। एक कैल्शियम ऑक्साइड है, एक सोडियम क्लोराइड है, एक कैल्शियम क्लोराइड है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो अधिक बॉइलिंग पॉइंट है किसका है आपको बताना है। देखिए, उपयुक्त में कैल्शियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है, यानी क्वथनांक, इसीलिए इसे नीला कलर से लिखा गया है ताकि ये आंसर आप समझिएगा। ठीक है, अब NaCl का क्वथनांक कितना होता है तो 1441 डिग्री के समीप होता है भैया। नमक को तवा पे रखिए, जल्दी नहीं गलेगा। अगर वो सूखा है, नमी की मात्रा नहीं है तो देखिएगा एक बार आजमा के। इसके अलावा यह गलनांक जो है तथा नमक का जो गलनांक होता है ये कितना होता है 800 डिग्री सी के करीब होता है। और मोलर द्रव्यमान कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो नमक का मोलर द्रव्यमान 58.44 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो आपको 58 याद रखना है। इनके अलावा यहाँ पे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की क्वथनांक की बात करेंगे तो 1900 डिग्री सेल्सियस होती है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी क्वथनांक की बात करेंगे तो 2850 डिग्री सी होती है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का हुआ, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर का हो गई तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गई। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को आप किससे जानते हैं भाई, इसे क्विक लैम कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है, यानी जिंदा चूना कहा जाता है, जीवित चूना कहा जाता है ना। तो भैया ये जो है जिंदा चूना का सूत्र है या क्विक लाइम का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड। आपको मैंने बताया था कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड से जब आप जल से प्रतिक्रिया करा देंगे तो ऐसी स्थिति में आपको जो है बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। देखिए, ये समीकरण भी पूछा जाता है, बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। गांव घर में दीपावली के समय में आप ये प्रोसेस करके गुजारे होंगे, जब चूना वाले मिट्टी वाले घर को चूना लगाना होता है, पोतना होता है, तब पानी में जब डालते हैं तो बुलबुला निकलता है, पानी भी गर्म हो जाता है ना। तो ये यही चीज हो रहा होता है, जिंदा चूना मर रहा होता है। इनके अलावा यहाँ पे कुछ चीज है जिनके आपको ध्यान या रखना है, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं, है ना, इसे हम कहते हैं सूखी बर्फ। सूखी बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे सूखी बर्फ, ड्राई एस कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है ना। ब्लू विट्रियोल, इसे अंग्रेजी में ब्लू विट्रियोल कहते हैं। कॉपर सल्फेट को CuSO4 सूत्र होता है। फेरस सल्फेट को हरा थोथा कहा जाता है। ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को कहा जाता है FeSO4। सल्फ्यूरिक एसिड को थोथा का तेल कहा जाता है, यानी आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है आपको किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, रसायन का राजा। और सभी प्रकार के जो सेकेंडरी बैटरी होती है इसमें आपका किसका प्रयोग किया जाता है भैया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ये कैसे बनते हैं, जिप्सम के निर्जलीकरण के परिणाम स्वरूप जो है इनका निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो क्या
उपयोग है इसका? डॉक्टर के द्वारा हड्डी को जोड़ने में, मूर्तियों की सांचा बनाने में, इसके अलावा कई बिल्डिंग मटेरियल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, एक प्रश्न, 2-3 प्रश्न और भी आपके छोटे छोटे एग्जाम में, क्या बड़े बड़े में भी आते हैं भाई? सब क्वेश्चन हार्ड ही थोड़ी आते हैं बड़े एग्जाम में। अगर आप सीजीएल देने जा रहे हैं तो सब क्वेश्चन हार्ड ही थोड़ी आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आपको देखते ही मार देना है ना। तो एक पूछा जाता है कि बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, जिसका संकेत W होता है, इसकी गलनांक कितनी होती है? तो इसकी गलनांक जो है 3500 डिग्री C से भी अधिक होती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। इसीलिए बल्ब की फिलामेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत W होता है। और राजस्थान में देगाना, जो आपका राजस्थान के अंदर है, यहाँ पे आपको टंगस्टन मिल जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, F.E. फ्रिंच ने कब शैवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र के बारे में अपनी सुझाव दिया था? When did E. Finch give the suggestion about the structure and reproduction system of algae? तो जो अलगी के संरचना है ना, इसके अलावा जो आपका प्रजनन तंत्र है, इनके बारे में इनका रिपोर्ट का, ये रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है सर्वे नहीं कर रहे थे, इन्होंने बताने का काम किया। इसीलिए जो इनका आपका सजेशन है, ये कब आया भैया? तो ये आपका 1935 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आजकल जो कोई वैज्ञानिक कोई चीज का खोज करता है तो ये ईस्वी काफी इंपोर्टेंट बना लिया है एग्जामिनर, और आपसे डायरेक्ट ईस्वी पूछता है कि फला बाबू ने चिलना चीज का उद्घाटन कब किया, मतलब खोज कब किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये फिंच बाबा जो है आपका 1935 में शैवाल के स्ट्रक्चर और जो प्रजनन तंत्र है उनके बारे में जानकारी दिया था। ठीक है, कोशिका की खोज कौन किए थे भैया? रॉबर्ट हुक ने कब किए थे? 1665 ईस्वी में। लेकिन ये डेड कोशिका की खोज किए थे। इनसे दो लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेड कोशिका की खोज कौन किए थे? तो भी रॉबर्ट हुक। और कोशिका शब्द का प्रयोग कौन किए थे? तो भी रॉबर्ट हुक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा जो लाइव कोशिका होती है, जो जीवित कोशिका होती है, इनकी खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने करा था। कब करा था? 1674 ईस्वी में करा था। दोनों ईस्वियां जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मैं पहले आपको बता चुका हूं, मौखिक रूप से रिवीजन तो कराऊंगा ही, है ना। जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है, ये कब बन के तैयार हुआ था? तो 1869 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इवान वस्की ने वायरस की खोज कब करी थी? तो 1892 में। इवान वस्की वायरस के जो है खोज करने वाले हैं। इवान वस्की, आपने टीएमबी का नाम सुना होगा, टोबैको मोजेक वायरस, है ना। तो भाई ये जो है इवान वस्की ने वायरस का पता लगाने का काम किया था। इसे वायरस का पिता भी कहा जाता है। 1892 में वायरस की खोज करी। वायरस जो है बैक्टीरिया के तुलना में हजारों गुना छोटे होते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, खुले आंख से देखने के लिए हमें तो बैक्टीरिया दिखता ही नहीं है, तो वायरस कहां से दिखेगा? मतलब आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा वायरस के बारे में कुछ एक बात जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक प्रचलन कहावत है वायरस के बारे में कि इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको समझा चुका हूं कि वायरस अगर किसी कपड़े पे है तो कोई इफेक्ट नहीं, वो डेड अवस्था में सुतल रहेगा, एकदम ऐसे ऐसे सुतल है। लेकिन जैसे ही कोई जीवित चीज इसके संपर्क में आता है वैसे ही ये एक्टिव हो जाता है, बैटरी इसका चार्ज हो जाता है और ये जो है अपना इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है कि जब तक ये निर्जीव के चक्कर में रहता है तब तक ये डेड रहता है। जैसे ही लाइव सेल के चक्कर में आता है वैसे ही ये एक्टिव हो जाता है। वायरस में सेल की अनुपस्थिति होती है। अब देखिए, सभी जो है कोशिका जो है ये जीवन की आधार ही है, लेकिन यहां पे आप देखिए जो वायरस है इसमें सेल की अनुपस्थिति पाई जाती है मैक्सिमम केस में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए, है ना। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो भैया मैच करना है। अब मैच क्या, मैं सीधे सीधे लिख दिया हूं क्योंकि यहां तो आपको आंसर छांटना नहीं है, डायरेक्ट पढ़ना है। तो भाई बसंत, जो बसंत ऋतु है ये किस महीने में आएंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार? देखिए हम लोग जनवरी फरवरी तो नर्सरी में सीख लेते हैं, नर्सरी नहीं पहला क्लास में, ये कुछ ज्यादा हो गया, पहला क्लास में सीख लेते हैं, है ना। लेकिन ये जो हिंदी वाला महीना है ना, अभी तक मतलब जो बड़े भी हो जाते हैं उनको भी समझ में नहीं आता है लगभग मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और गाँव
घर के हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि उनके घर में जो माता बहन होती है, कोई पर्व त्योहार होता है तो अपने हिंदी महीना के अनुसार ही जो है वो कैलकुलेशन करती है। ठीक है, तो भाई बसंत ऋतु जो है ये चैत विशाख में आती है, ग्रीष्म ऋतु गर्मी का महीना ज्येष्ठ आषाढ़ में आता है, वर्षा ऋतु श्रावण भादौ में, और शीत ऋतु आश्विन कार्तिक में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको जरूर ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से भारत के जो ऋतु हैं इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये चार आपको जरूर ध्यान रखना है, बसंत ग्रीष्म वर्षा शीत। ठीक है, और ये किस किस महीने में, हिंदी कैलेंडर के अनुसार ध्यान रखना है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो आप भी जानते हैं कि भाई जून स्टार्ट हुआ तो बारिश से स्टार्ट हो जाएगा, बारिश के बाद ठंडा आएगा, इस प्रकार से तो आप भी समझते हैं, लेकिन हिंदी के अनुसार रखना है। अब देखिए यहां से रिलेट करके एग्जामिनर आपको टीसीएस वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मकर संक्रांति हिंदी महीने के अनुसार किस महीने में मनाते हैं। कई बार आपने अटेंड किया होगा, है ना, एकदम ईमानदारी से बताइए किए हैं कि नहीं किए हैं, किए होंगे, है ना। तो भाई मकर संक्रांति जो है हिंदी महीने के अनुसार पूष महीने में या पौष महीने में मनाया जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी महीने में मनाया जाता है ना, 14 या 15 जनवरी के अनुसार मतलब मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नववर्ष जो इंडिया में सेलिब्रेट होता है, ये जो कैलेंडर हमारा चल रहा है ग्रेगोरियन वाला, इसके अनुसार अप्रैल महीने में होती है, लेकिन हिंदी मास के अनुसार चैत में होती है। चूंकि चैत जो है पहला महीना है, इसीलिए नववर्ष सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे, लेकिन मकर संक्रांति वाला ध्यान रखिएगा। अब नववर्ष को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये मैं बता दिया हूं मौखिक रूप से, थोड़ा सा और बता देता हूं। पोतांदु तमिलनाडु, विशु जो है केरला के अंदर, है ना। इसके अलावा उगादी जो है ये तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर, बैसाखी जो है पंजाब हरियाणा के अंदर, ये सब नववर्ष की त्योहार है। असम के अंदर बिहू, शीतल जो है बिहार के कुछ रीजन में, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगला प्रश्न है महिला जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी के उप विजेता कौन है, रनर अप। हु इज द रनर अप ऑफ वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी। तो जो 2023 में हॉकी का जो आपका महिला जूनियर एशिया कप हुआ है, उनके रनर अप कौन है, तो भैया ये कोरिया रहे हैं, और विजेता कौन रहे हैं, तो हम लोग रहे हैं, यानी भारत रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आने वाले जो भी आपके सामने एग्जाम है, इनके लिए ध्यान रखेंगे स्पोर्ट के सेक्टर से। और मैं बता दूं कि यहाँ पे महिला ने एक ये कारनामा करी, एक कारनामा अभी हाल ही में करी, और एक कारनामा कुछ दिन पहले की थी, आईसीसी अंडर 90 वाले वर्ल्ड कप को जीतकर, जो कहां पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में। और इनके रनर अप कौन रहे थे, इंग्लैंड बाबा रहे थे, तो ध्यान रखेंगे। और ये पहला संस्करण था आईसीसी अंडर 90 वुमेन वर्ल्ड कप 2023, जो साउथ अफ्रीका में वेन्यू था, और जीते कौन, भारत, और उस फाइनल मैच में कौन हारे, इंग्लैंड, तो रनर अप रहे। ठीक है, इनके अलावा महिला जूनियर एशिया कप 2023 के विजेता भारत है, बता दिए। FIH जूनियर महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पे होगा, चिली में होगा। यहीं पर ही आपको ध्यान रखना है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 कहां पे होगा, है ना, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर, आई थिंक ये बिगिन है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा आपको चलते हैं लेके आगे भैया, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। तो भैया ये हैं आपके 5 प्रकार के जो रिट जारी किए जाते हैं 32 और 226 के तहत, है ना, जिसमें 32 के तहत कौन जारी करते हैं और 26 के तहत कौन जारी करते हैं, तो 32 के तहत जारी करते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट साहब, ठीक है, और 226 के तहत हाई कोर्ट साहब। ठीक है, अब देखिए जो 32 है ये क्या है, फंडामेंटल राइट के थ्रू आपका एक आर्टिकल है, जिसे क्या कहा जाता है, संविधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का मतलब क्या होता है, इलाज कराना। तो संविधान में यानी आपके जो फंडामेंटल राइट में कोई दोष आएगा तो उसके इलाज कराने के लिए आपके कौन सा आर्टिकल में आपको पावर दिया गया है, तो आपको 32 में दिया गया है। इसीलिए यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब आम आदमी के, आम मतलब खाने वाला नहीं, हम लोग जैसे आम आदमी, भैया आम आदमी की जब फंडामेंटल राइट में हनन होगी तो ये जो अपना इस पे एक्शन लेंगे तो कौन से आर्टिकल के प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट तक ये आदमी जा सकते हैं अपने मुद्दा को लेकर, तो ये आर्टिकल 32 है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संविधान का आत्मा माना है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। संविधान के जो आपके फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल्स हैं लगभग मैंने आपको याद करा दिया है, और मैं यूं कहूं अगर आप मेरे से 4-5 महीने से जुड़े हुए हैं तो मेरे को लगता है कि आपको मैक्सिमम आर्टिकल याद होंगे और मैक्सिमम संविधान यानी पॉलिटी के प्रश्न याद
हो गए होंगे, क्योंकि मैंने इस पे एक विस्तृत वीडियो भी बना दिया था। वो वीडियो देखने के बाद आपको आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हालांकि उसमें दो चीज और ऐड करना है। आजकल एग्जामिनर जो है थोड़ा सा टेढ़े हो गए हैं, तो जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां की जो भी पार्ट वाइज आर्टिकल है, जैसे 43 के घ है, 39 के बी है, तो इनको थोड़ा सा ऐड करना है अलग। और जो आपका मौलिक कर्तव्य है उनके जो 11 अलग अलग भाग हैं उनको भी ऐड करना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन वहां से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं जल्द ही किसी पीडीएफ में ऐड करके आपको दे दूंगा, ताकि अगर मैं नहीं भी वीडियो उसको सेपरेट बना पाऊं तो आपके पास जानकारी तो पहुंच जाए भैया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन कब होती है, तो 1950 में होती है। और ये कौन से आर्टिकल के थ्रू होती है, तो 124 आर्टिकल के थ्रू होती है। ध्यान रखिएगा, इसी 124 को आप 2 और 1 को अल्टर कर दीजिए, उल्टा पुल्टा कर दीजिए, आपका हाई कोर्ट का आर्टिकल आ जाता है जी। देखिए 2 को पहले लिख दीजिए, 1 रहेगा अपने जगह पे 4, 214 हाई कोर्ट का है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको एक दिन और बताया था कि जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है 1, 2, 3 है, और जो राज्यपाल का अध्यादेश है ये 213 है। तो ये कैसे होता है, 2 और 1 को इंटरचेंज कर दीजिए, हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे कुलियों जो आपको काम आएगी। इसके अलावा अगर संविधान का आपके भाग याद है आर्टिकल के साथ, तो आपका आधा संविधान खत्म हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कैसे, आइए मेरे साथ 1 मिनट टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। बेशक लंबा वीडियो बनेगा, बताऊंगा सब कुछ भैया, है ना। देखिए जो नागरिकता है, मैंने कहा था भाई कि नागरिकता कहां से कहां तक है, तो नागरिकता है भाग 2 में, और ये कहां से कहां तक देखते हैं, आर्टिकल 5 से 11। तो 11 आर्टिकल तो खत्म हो गया ना। आपको अगर आगे नागरिकता से कोई बात आ गई तो आप 12 आर्टिकल को टिक थोड़ी करोगे, आप समझ जाओगे कि भाई कि इसके अंदर की बात हो रही है। इसके अलावा भाग 3 में आते हैं तो फंडामेंटल राइट है, ये आपका 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल के बीच में वर्णित है ना। इसका मतलब जो भी फंडामेंटल आर्टिकल है ये 12 से 35 के अंडर वाले ही होंगे। अगर 36 हो गया तो दूसरा चीज होगा भाई। तो ऑप्शन छांटने में आपको बड़ा मदद देता है भाई ये सब चीज, है ना। जैसे भाग 4 है 36 से 51, इसमें क्या है, डीपीएसपी है। भाग 5 में राज है ना, ये कहां से है, 52 से 151 है। इसके अलावा भाग 6 में माफ कीजिएगा, भाग 5 में जो है संघ है ना। भाग 6 में आपका राज है जो 152 से लेके 237 तक है ना, 237 तक है। इसके अलावा भाग 7 जो है लगभग निर्सित है। भाग 8 में आपका यूनियन टेरिटरीज की बात करी गई है। भाग 9 में आपका ग्राम पंचायत है जी। भाग 9 के बी में नगर निगम है। भाग 9 के ए में नगर निगम है, और 9 के बी में सहकारी समिति है। फिर से कंफर्म कर लीजिए, 9 के ए में नगर निगम है और 9 के बी में जो है सहकारी समिति है। चलते हैं आगे। संविधान में 22 भाग है जो 25 भागों में विभक्त है। वर्तमान में 25 को हाई कोर्ट है देश में। सबसे अधिक न्यायाधीश कौन से हाई कोर्ट में है, तो प्रयागराज हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश है ना, चाहे तो साधारण न्यायाधीश या चीफ जस्टिस, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर हाई कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश की ट्रांसफर होगी कि भाई केरला की जो ये न्यायाधीश है उसको मणिपुर में ले जाया जाएगा, है ना, तो ये तबादला वाला जो फरमान जारी करते हैं या करते हैं, ये कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो कई कंप्यूटर को संचार उपकरणों के दौरान जोड़ने और ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। व्हिच इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट फिल्टर्स ट्रैफिक व्हेन कनेक्टिंग डिवाइसेस दैट होस्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो भाई जो फिल्टर करते हैं ना ट्रैफिक को, ये कौन सी डिवाइस है, कौन सी उपकरण है, तो इसे हम स्विच कहते हैं। अब ये वाला स्विच नहीं भैया कि जिससे हम पंखा चलाते हैं, ये स्विच है, इनका एक कंप्यूटरी उपकरण है, इन्हें ध्यान रखेंगे। स्विच के द्वारा जो है आपको ट्रैफिक को फिल्टर करा जाता है कंप्यूटर के अंदर। अब आजकल जो प्रचलन में कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, ये नहीं पूछा जाता है दादा कि ये कंप्यूटर में सीपीयू को ब्रेन कहते हैं, ये सब गया जमाना, ये सब बहुत दूर चला गया जमाना भाई, जमाना बदल गया है, हम 2023 में है भाई। तो राउटर वगैरह पूछा जाता है, क्योंकि आजकल जो है वाईफाई की दुनिया है, नेटवर्क की दुनिया है, डाटा की दुनिया है। देखिए 5G आ गया है ना। इसके अलावा जो राउटर है, ये राउटर क्या होती है, राउटर इस प्रकार के आपने देखा होगा ना, इसमें 2 ऐसे पिन निकले रहते हैं ऐसे, है ना। तो ये क्या है, ये राउटर। तो राउटर क्या है, ये कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है या डाटा को प्रसारित करता है। यानी डाटा को फॉरवर्ड करने का काम कौन कर रहा है ना, या फिर प्रसारित करने का काम कौन कर रहा है, तो राउटर कर रहा है ना। इसके अलावा एक मॉडेम होता है, ये तो सभी जानते हैं, लैपटॉप में लगा के आप नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को, है ना। तो मॉडेम ये क्या है, ये कंप्यूटर या राउटर को नेटवर्क से जोड़ता है। अभी आपने देखा राउटर को, फिर राउटर को इसमें रिलेट किया मॉडेम से। मॉडेम क्या है, कंप्यूटर या किसी राउटर
राउटर को जो है नेटवर्क से कनेक्ट करता है। जैसे आपने आइडिया का लगाना है, एयरटेल का लगाना है, तो मॉडेम में एक जैक आती है, वहां पे आप सिम कार्ड को रखते हैं और आपको कनेक्ट करता है। इनके अलावा रिपीटर क्या होता है, सिग्नल रिसीव करता है। आपने टावर वगैरह पे रिपीटर बहुत ज्यादा लगा देखा होगा, ऐसे गोल गोल चलनी के जैसा रहता है, ठीक है, लेकिन जाली नहीं रहता है भाई, ऐसे मैं आकार में बता रहा हूं। तो जो रिपीटर हैं ये सिग्नल रिसीव करते हैं और कमजोर सिग्नल को मॉडिफाई कर ट्रांसमिट करता है। यानी कमजोर जो सिग्नल होता है, जो पहले तो सिग्नल रिसीव करता है, उसके जो कमजोर रहते हैं उसमें थोड़ा पावर फूकते हैं और तब जो है मॉडिफाई कर ट्रांसमिट करता है कौन, रिपीटर। तो इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देख लीजिए। कौन से जो कंप्यूटर की उपकरण है जो विक सिग्नल को रिसीव कर मॉडिफाई कर जो है आपका ट्रांसमिट करता है, तो आप बताएंगे रिपीटर। इसके अलावा सीपीयू तो वही बात हो गई, सीपीयू तो सभी समझते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये यूजर द्वारा दिया गया इनपुट को प्रोसेस करता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इनपुट मतलब डाटा भाई, यहां से जो आप देंगे वो प्रोसेस करेगा। इनके अलावा आपके सामने कुछ दिख रहा होगा, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हालांकि जो है ये तो बहुत पुरानी चीज है ना भाई। क्या क्या जो है आपको इसमें मिलता है मैं इतना सिर्फ बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मेरे पर्सनल नंबर पे कमेंट करते हैं कि आज की क्लास का पीडीएफ नहीं दिया सर। तो एक ही बात जो है सही नहीं रहता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये जो आप क्लास देख रहे हैं, ऐसे मैं आपको 57 क्लास दूंगा, इसके बाद कोई और स्कीम लाऊंगा भाई। ये फिलहाल ये 57 वीडियो देखने के बाद आपको जो है काफी ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है, गारंटी भी है इस बात की कि आप जो है पहले की तुलना में अगर आप 300% नहीं बदले तो भाई बता दीजिएगा कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तब हम देखेंगे, है ना। तो भैया ये जो है ये 57 वीडियो की जो पीडीएफ है ये आपको कहां पे दिया जाएगा। जैसे मैंने कल 33 वीडियो की पीडीएफ के एक ही साथ कंपाइल कर दिया है, त्रुटि को छांटते हुए, है ना। तो भाई ये जो है आपको ये वाली जो व्हाट्सएप नंबर है, ये पीला कलर में जो लिखा है 9372693225, इस पे आप मैसेज करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक भी है। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में अगर व्हाट्सएप है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप से रीडायरेक्ट होंगे आप, वहां पे आपको ये 25 रुपया पे करना है किसी भी ऑनलाइन के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, जो भी होती है दुनिया जहान, पेटीएम वगैरह, है ना। तो उनसे आप जैसे ही ऐड मतलब पे कर देंगे, स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप पे भेज देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। पास्ट के सारे पीडीएफ के साथ जो है आपको ऐड किया जाएगा और आगामी जो भी पीडीएफ इनकी क्लास की आएगी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी विषय वस्तु, ये तो थी एक्स्ट्रा जानकारी भाई। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। पदक लिस्ट में पहला स्थान किस राज्य का है। द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश, व्हिच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द मेडल लिस्ट। तो भैया पंजाब यूनिवर्सिटी को जो है सबसे अधिक पदक मिला है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को, जो थर्ड एडिशन था, कहां पे हुआ था, तो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। पहला वाला कहां पे हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था 2020 के अंदर, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो जो लेटेस्ट वाली ये थर्ड हुई ना, पंजाब को 69 पदक प्राप्त हुआ, जिसमें 26 गोल्ड, 17 रजत और 26 ब्रांज प्राप्त हुआ था। देखिए इसमें आपको याद पार्टिकुलर भी रखना होगा, क्योंकि अभी आपको अगर याद हो तो अभी पूछा था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को कितने गोल्ड मिले। अभी कल था नहीं, कल नहीं परसों था एकदम, कल नहीं परसों पूछा गया था कि आपका जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था वहां पे कितने गोल्ड मिले। इससे पहले हमने एमटीएस के अंदर देखा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसमें महाराष्ट्र को कितने स्वर्ण पदक मिले। तो भैया ये चीज थोड़ा सा पार्टिकुलर याद रख ले तो ज्यादा बेटर है। वैसे 69, और इसमें याद करने के लिए अच्छा है कि जो आपका गोल्ड और आपका ब्रांज है ये दोनों सेम है, और 17 को जो है आपका क्या है, रजत है। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम का भी डाटा जरूर याद रखें, ओलंपिक का भी जरूर याद रखें। ओलंपिक में 1 2 4 है, 1 गो गोल्ड, 2 गो रजत और 4 गो ब्रांज है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम में 22 गो गोल्ड है, 16 गो रजत है और 23 गो जो है ब्रांज है। 6 3 9 2 11 61 हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही है। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पे कौन रहे थे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पे हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है 2023 में। इस पदक लिस्ट में सबसे ज्यादा ऊपर पदक किसका है भाई, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र को विजेता घोषित किया गया है। दूसरा स्थान हरियाणा का, तीसरा स्थान मेजबान मध्य प्रदेश का रहा खेलो इंडिया यूथ गेम में। देखिए मैं एक बार और क्लियर कर दूं जो बच्चे नए हैं ऐसे प्रश्नों से, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग है,
है ना, एक्के में नहीं मिलाइएगा। खेलो इंडिया जो शीतकालीन गेम है वो अलग है ना, तो ये सब जो है थोड़ा सा अलग से ध्यान रखेंगे, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से जानते थे 2018 में जब स्टार्ट हुआ था, बाद में 2019 में इसका नाम बदल दिया गया, है ना। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पहली बार 2018 दिल्ली में हुआ था, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहली बार 2020 में आयोजन उड़ीसा के अंदर हुआ था। इसके अलावा जो 36वां राष्ट्रीय खेल है ना, वहां से भी आपके क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आ रहे हैं। टीसीएस वाले को पता नहीं कितना प्यार है गुजरात से, है। तो 36वां राष्ट्रीय खेल जो है ये आपका गुजरात में हुआ था। पदक लिस्ट में सबसे ज्यादा पदक महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। फिर भी विजेता कौन है भाई? सर्विसेज टीम। कौन है? सर्विसेज टीम जो है यहाँ पे विजेता है, क्योंकि सर्विसेज के पास गोल्ड सबसे ज्यादा था 36वें राष्ट्रीय खेल के अंदर। 36वें राष्ट्रीय खेल में गुजरात में हुआ, जिसमें 36 खेल शामिल थे, और ये गुजरात के 6 शहरों में कराए गए साबज नाम के जो है यहाँ पे शुभंकर या मस्कट को तैयार किया गया था। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है चक्री, अच्छा जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है ना भैया, ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ है। दिस इज वीवीआई पॉइंट, आप नोट कीजिएगा। इसके अलावा चक्री लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चक्री फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो जो चक्री है ना ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के जो कंजर जनजाति के महिला होते हैं इनके द्वारा चक्री नृत्य किए जाते हैं राजस्थान के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने एग्जामिनर का एक नस पकड़ा है कि जो चीज आपको इजी वे में लुसेंट या इस प्रकार के जो प्रचलित किताब हैं उनमें अगर आपको आर्ट एंड कल्चर से मिल जा रहा है, इसका मतलब उसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। इसीलिए कुछ ऐसा अजूबा नाम सब लाइए जो आपके एग्जाम में आए और जो किसी न किसी रूप में फेमस हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो चक्री नृत्य है ये आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल जाएगा, और ये जो मध्य प्रदेश में राय नृत्य होता है ना, राय नृत्य है ना, इसी के जैसा इनका भी जो है स्वरूप या फिर नृत्य का फॉर्म होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा है राय एमपी का लोक नृत्य है जिसमें चक्री नृत्य की झलक मिलती है। बातों को क्लियर करके समझते हुए चलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या सीखा कि चक्री नृत्य में अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं है तो वहां जो है मध्य प्रदेश भी हो सकता है, और मध्य प्रदेश में एक नृत्य है राय नृत्य, है ना। इनके अलावा चक्री लोक गायन जम्मू में होती है। देखिए एक तो चक्री लोक नृत्य था, अब ये गायन की प्रकार भी है चक्री, तो ये कहां पे होती है भाई? जम्मू कश्मीर में, तो है ना। तो ये इस प्रकार जो है आप ऑप्शन आराम से पहुंच सकते हैं सही आंसर तक अगर आपके पास जानकारी पूरी है तो। राजस्थान का अन्य नृत्य जो है घूमर है। मैंने बता दिया था घूमर सबसे पहले किस जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था, तो भील जनजाति के द्वारा। लेकिन आजकल जो है राजस्थान में लगभग हर जनजाति के द्वारा जो है घूमर नृत्य होता है, खास करके भील और मीना के द्वारा ज्यादा किया जाता है। इसमें जो है आपके महिलाएं भाग लेती है, कोई पुरुष भाग नहीं लेती है। इसमें शुरुआत में घूमर नृत्य में देवी शारदा यानी सरस्वती की पूजा की गई थी, लेकिन वर्तमान में गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे जो घूमर होता है तो ये माता गौरी और शंकर जी के जो है सम्मान में किए जाते हैं। इनके अलावा कलबेलिया नृत्य, इसे गुलाबों सपेरा का नृत्य कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 13 ताली ये भी आपके राजस्थान से हैं। चरी नृत्य ये भी राजस्थान से हैं। कठपुतली नृत्य आपने पहेली पिक्चर में देखा होगा, है ना। इसके अलावा सोइसनी ये भी राजस्थान से, चक्री नृत्य ये भी राजस्थान से, चंग नृत्य ये भी राजस्थान से, ये सभी के सभी राजस्थान से संबंधित हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ काफी ट्रेंड में है भैया, है ना। छत्तीसगढ़ जो है काफी ट्रेंड में है आपके एग्जाम में जो है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है भाई? कर्मा राउत नाचा महोत्सव है। राउत नाचा क्या है भाई? महोत्सव है। गेंडी, पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, डंडा नाच, ककसार नृत्य, डोमकच नृत्य, सरहुल नृत्य, परघोनी नृत्य, हुलकी नृत्य, बिलमा नृत्य, है ना। इसके अलावा फाग नृत्य, है ना, दशहरा नृत्य, पंडवानी नृत्य, ये सभी के सभी कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। जिसमें से आपको याद रखने वाला पंडवानी नहीं है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हैं पंडवानी, है ना। इसके अलावा आपने कर्मा भी याद नहीं रखना है, कर्मा भी आपको पता है। राउत नाचा महोत्सव होती है, ये भी याद नहीं रखनी है। तो याद रखने के लिए गेंडी, पंथी, सुआ, सुआ भी याद मैंने करा ही दिया है। तो जो नया है ना उसे याद करें। इनके अलावा एक सिरपुर महोत्सव, ये हाल फिलहाल के ट्रेंड में है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। और एक आपका बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा ये भी आपके छत्तीसगढ़ में होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक हरेली महोत्सव ये भी आपका छत्तीसगढ़ में होती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आपके सामने प्रश्न है। व्हेन वाज द सुएज कनाल नेशनलाइज्ड? तो भाई जो नेशनलाइज्ड हुए थे सुएज कनाल, ये कब हुए थे? 1956 में हुए थे। सुएज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करते हैं और अलग करते हुए लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ते हैं। आपके सामने ये सुएज कैनाल का जो है बहुत ही नीला नीला पानी भैया, काफी साफ लग रहे हैं भाई, है ना। तो भाई ये जो है सुएज कैनाल की फोटो है आपके सामने, है ना। तो भैया ये जो सुएज नहर है ये लाल सागर से भूमध्य सागर को जो अलग करते हैं, ये तो हम पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर आपसे, है ना, महादेशे के बारे में पूछ दे भाई किसको किसको अलग करता है, तो ये बताइएगा एशिया से अफ्रीका को भी अलग करने का काम करते हैं। इसके अलावा सुएज नहर का वास्तुकार कौन था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका फर्डिनेंट डी लेसेप्स थे। कौन थे? फर्डिनेंट डी लेसेप्स। इनके अलावा सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो काम शुरू हो गई थी ये 1859 ईस्वी में शुरू हो गई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी याद आया क्या? इसी ईस्वी में बना था जिस ईस्वी में सुएज नहर बन के तैयार हुए थे। तो यहां से एक चीज को और रिलेट कर सकते हैं। इनके अलावा जिसका शुरुआती पोर्ट क्या है, अगर आपसे कोई पूछे सुएज नहर की जो है शुरुआती पोर्ट क्या है, तो पोर्ट सईद जो है इनके शुरुआती पोर्ट हैं। इनके अलावा पनामा नहर, पनामा नहर किसको जोड़ने का काम करते हैं? अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर के बारे में क्या बता रखे हैं और अटलांटिक महासागर के बारे में क्या बता रखे हैं? अटलांटिक महासागर को हम सबसे पहले अंध महासागर कहते हैं। इसके अलावा अटलांटिक महासागर, इसमें जो है आपके दो गर्म, एक गर्म और एक ठंडा जलधारा, वैसे तो बहुत है लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक आपका लेब्राडोर काफी बार एग्जाम में आता है, और एक आपका गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों कहां पे मिलेंगे आपको? तो अटलांटिक महासागर जाना पड़ेगा। और ये दोनों जलधाराएं जहां पे मिलती है, ये रहा लेब्राडोर और ये रहा आपका गल्फ स्ट्रीम। ये गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां पे मिलती है, यहाँ पे एक घास की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है प्लैंकटन। ये प्लैंकटन घास को खाने के लिए मछलियां एकत्रित होती है, इसीलिए यह एरिया जो है मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त है, जिसे ग्रांड बैंक कहा जाता है या डागर बैंक कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं प्रशांत महासागर पे। प्रशांत महासागर ये दुनिया की सबसे बड़ी महासागर है पांचों महासागर में। इसमें आपको मरियाना खाई मिल जाएंगे। मरियाना खाई इस सृष्टि में सबसे गहराई वाला स्थल आंका गया है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर से भी अधिक है। इनके अलावा इसी में आपको अल नीनो और ला नीनो की घटना मिलेगी प्रशांत महासागर के अंदर। इनके अलावा सुएज नहर की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, जब सुएज नहर बना था तो 164 किलोमीटर की लंबाई आपको आंकी गया था, और कहीं कहीं आप इसे 168 किलोमीटर भी देखेंगे, लेकिन गारंटी है इन दोनों में ऑप्शन में से एक के वो रहेगा। इनके अलावा जो वर्तमान में विस्तृत सुएज नहर की लंबाई मानी जा रही है 193 किलोमीटर मानी जा रही है। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है ना। इनके अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अप्रैल 2023 में, अप्रैल नहीं मार्च में ही गए थे, मार्च में ही गए थे, ठीक है, यहाँ पे मार्च कर लीजिएगा, अंग्रेजी में बराबर लिखा मार्च, है ना। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्च 2023 में किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किए हैं? इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द इंडियन एम्बेसी इन व्हिच कंट्री इन मार्च 2023। तो इन देश का नाम है भैया डोमिनिकन गणराज्य, है ना। डोमिनिक लेपियर का नाम सुने हैं? डोमिनिक लेपियर इनकी राइटर है भाई, बहुत बड़े, है ना। तो ऐसे ही नाम ये भी लग रहा है, डोमिनिकन गणराज्य। यहाँ पे जो है भारतीय एम्बेसी का जो है उद्घाटन, इनॉग्रेशन किया है कौन? विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब, ठीक है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, मेरे ख्याल से 20 टाइम पूछा गया, और पूछे जाने की कारण थे कि भाई ये किसी राज्य में पहले भारत का जो है राजदूत था, वहां से उठाकर सीधे से विदेश सचिव बनाया गया था। ये नेपाल में थे पहले राजदूत भारत के तरफ से, और वहां से लाके जो है हर्षवर्धन श्रृंगला के जगह पे इन्हें डिप्यूट किए गए थे विनय मोहन क्वात्रा साहब को। तब से लेकर आज तक जो है ये विदेश सचिव हैं। इनके अलावा ये जो आपका देश का नाम अभी आपने देखा डोमिनिकन गणराज्य, ये किस महादेश की देश है? तो भाई ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो है, या फिर महादेश कहिए, यहाँ की कैरिबियन रीजन का देश है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वेस्ट इंडीज कैरेबियाई, समझ रहे हैं ना, क्रिकेटरों को भी कैरेबियाई कहा जाता है वेस्ट इंडीज क्रिकेटर को, और इत्तेफाक जो है क्वालिफाई नहीं हुआ भाई। इनके अलावा उस्ताद निषाद खान और इमरत खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं?
विथ विच इंस्ट्रूमेंट आर उस्ताद निशात खान एंड इमरत खान एसोसिएटेड। तो भैया ये सितार से संबंधित हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, विलायत खान, निखिल बनर्जी, ये सभी के सभी सितार से संबंधित हैं, जिनमें नए चेहरे जो हैं आपको जरूर ध्यान रखना, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, है ना। इसके अलावा विलायत खान साहब भी काफी जो है पॉपुलर हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। और पंडित रविशंकर तो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें, ठीक है। ग्वालियर घराना के प्रमुख उस्ताद राशिद खान साहब को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मैं ऐसा मेंट कर रहा हूं कि जिन भी कलाकार को 2021-2022 में पद्म विभूषण, भूषण या पद्म श्री जो भी दिया गया है, यहां से आपके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ज्यादा आ रही है ना। जैसे आप देख लीजिए ना, मंजमा जोगती, नर्तकी नटराज, अभी एक अभी पूछे थे अर्नब बिल्ली, है ना। तो ये सब जो भी है ना, ये लेटेस्ट पद्म अवार्ड के विजेता हैं जिनको पूछा गया है, ठीक है। तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। राशिद खान साहब किस घराने से? ग्वालियर घराने से, है ना। ये गाना गाते हैं भाई हिंदुस्तानी वाली। इनके अलावा 2022 में पद्म भूषण दिया गया है, और कई फिल्मों में जो है इन्होंने गाना जो है लिखे हैं, गाए हैं। जैसे आपने जब भी मेट का गाना सुने हो ना, आओगे जब तुम वो सजना वाला, है ना, तो यही गाए हैं भैया। इनके अलावा अगला प्रश्न हमारा, 2023 में भारत का कौन सा पहला ऐसा राज्य है जो नाले की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल करेगा? आप आए दिन सुनते होंगे कि जो नाला होता है, ऐसा एक गटर का कैब रहता है, यहाँ पे एक हैंडल रहती है, इसको निकाल करके लोग इसमें घुसते थे पहले, और नाला की सफाई होती थी, जिसमें बहुत सारे लोग बह जाते थे। और ऐसी घटना आए दिन होती है, खास करके म्युनिसिपैलिटी में ये चीज सफाई कराने की जिम्मेवारी होती है ना। तो पहला ऐसा इंडियन राज्य है जो अब नाले की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल करेगा भाई, है ना। तो in 2023 which is the first state in India to use robot for drain cleaning? तो ये कौन है भाई? केरल जो है रोबोट का इस्तेमाल करेगा, और इस रोबोट का नाम क्या दिया गया है? तो बंदीकूट। क्या नाम दिया गया भाई? बंदीकूट नाम दिया गया इस रोबोट का। ये क्वेश्चन भले ही नाले की सफाई वाला हो, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े टॉप पे जाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि IIT मद्रास के द्वारा जो एक एंड्रॉइड वर्जन को जो आपका लॉन्च किया गया था, जिनका नाम भारोस है, इस प्रकार से लिखते हैं, बड़ा बी बड़का एच, है ना। उसके अलावा छोटका आर, छोटका ओ और SH, इस प्रकार से बड़का ओ और SH, इस प्रकार से भारोस। तो ये पूछ दिया गया ना भाई। तो इसी प्रकार से आने वाले दिन में ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके अलावा केरला भारत का पहला डिजिटल राज्य है, ये तो सब दिन जानते हैं आप। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, इसके अलावा आपका सेक्स रेशियो, इस समय तो आगे है, ये है जनगणना के अनुसार। इनके अलावा केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा हाल में ही केरल के बलरामपुर साड़ी को GI टैग दिया गया, इन्हें ध्यान रखेंगे। वैसे केरल के बहुत सारे उत्पाद है भाई, GI टैग, हमारे यहाँ का भी बहुत सारे GI टैग है भाई, है ना। मखाना है ना, जर्दालू आम है, ये सबको GI टैग दिया गया है। शाही लीची है, ये सबको भी GI टैग मिला है हमारे यहाँ भी, है ना। इनके अलावा भारत का पहला सूती मिल किस राज्य में स्थापित किए गए? इन व्हिच स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड? देखिए यहाँ पे थोड़ी सी क्लू है जो आपको मैं बता दूं, क्योंकि जो है मैं जो आप समझते ही हैं, जो कई सारे क्वेश्चन की जो फैक्ट होते हैं वो PCS लेवल तक की भी होती है भैया। तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि आज तक एग्जाम में आपके नहीं आए, फिर भी क्लियर करा दूं कि अगर सूती मिल कहे तो ये आपका 1854 में होगा, है ना। सूती मिल कहे तो 1854 में होगा, लेकिन खाली कपड़ा मिल लिख दे तो तब 1877 में होगा। ये जमशेद टाटा के द्वारा नागपुर में स्थापित किए जाने की बात करी गई थी, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में पहला जूट का मिल जो है, ये आपका 1855 में पश्चिम बंगाल के हिसरा में स्थापित किए गए थे, है ना। जूट समझ रहे हैं ना, गोल्डन फाइबर कहा जाता है इसे, पटसन जिसे कहते हैं भाई, रस्सी वगैरह बनते हैं इनसे, झोला वगैरह बनते हैं, सुतरी वाला बोरा जिसमें चीनी आता है, ये सब बनता है, ठीक है। तो भाई दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो बांग्लादेश है। और दूसरा स्थान पे कौन है? तो इंडिया है। और इंडिया में सबसे अधिक जूट किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। देखिए पहले बांग्लादेश भी अपने यहाँ ही था, है ना। तो भाई अभी हो गया ना अलग, तो पहले हम भी कहीं रहे होंगे कि जूट के उत्पादन में पहला स्थान, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। इनके अलावा जो आपका भारत में पहली बार सीमेंट की फैक्ट्री कब लगाओगे, कहाँ लगाओगे? तो भाई सीमेंट की फैक्ट्री जो है 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था, लेकिन ये असफल रहा था। बहुत सारे ऐसे चीज है कि ट्रायल पर्पज से लगाया तो गया, लेकिन वहां पे सक्सेस नहीं हुए। तो भैया ये भी जो है सीमेंट की फैक्ट्री ना, ये 1904 में लगाए गए थे, कहाँ पे? आपका चेन्नई में, है ना। लेकिन ये सफल नहीं हुआ। बाद में सफल सीमेंट की फैक्ट्री गुजरात के पोरबंदर में 1914 में लगाया गया। अच्छा, सीमेंट का खोज कौन किया है ये भी आपसे पूछ लेता है कि भाई पोर्टलैंड सीमेंट का, पोर्टलैंड
सीमेंट का आविष्कार कौन किए हैं? तो आपको बताना है जोसेफ आस्पदीन, है ना, जोसेफ आस्पदीन इनका ऐसे नाम है, जोसेफ आस्पदीन या आस्पदीन, है ना। तो ये किए आपका पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार। इनके आविष्कार हुए थे मेरे ख्याल में 1824 में, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। सॉरी, एक फैक्ट और छूट गया कि भाई भारत में पहला चीनी मिल कहाँ लगाया गया? तो 1840 बिहार के बेतिया में स्थापित किया गया था चीनी मिल, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ भी एक लोहट में चीनी मिल था, लेकिन अभी जो है फिलहाल बंद है। इनके अलावा जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है और विश्व में सबसे अधिक बांग्लादेश है, दूसरा स्थान भारत का, और भारत के अंदर पश्चिम बंगाल, तो बता ही दिया। इनके अलावा मार्च 2023 में विश्व बैंक ने भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कितनी जो है राशि की मंजूरी दी है लोन के रूप में, है ना? 3 मार्च 2023, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू प्रमोट इंडिया इन द हेल्थ सेक्टर? तो $1 बिलियन की जो है मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक के मुख्यालय कहां पे दादा? वाशिंगटन डीसी में स्थापना कब हुआ था? 1944 में ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के अनुशंसा या फिर आधार कहिए, इसके अकॉर्डिंग हुआ था। वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख कौन है? अजय सिंह बंगा है, जो डेविड मालपास का स्थान लिए हैं। विश्व बैंक में भारतीय मूल के एजुकेशनल एडवाइजर कौन है? तो रंजीत सिंह दिसाले हैं। इन्हें जो है एजुकेशनल एडवाइजर के रूप में 2021 में साइन किए थे विश्व बैंक ने। अंशुला कांत भी विश्व बैंक में है। तो इस समय जो है विश्व बैंक में अधिकांश जो की पोस्ट है ये भारतीय के पास ही है किसी न किसी रूप में। इनके अलावा चाम नृत्य किस भारतीय पड़ोसी देश में किया जाता है? चाम डांस इज परफॉर्म्ड इन व्हिच इंडियन नेबरिंग कंट्री? तो भैया भूटान में जो है चाम नृत्य किए जाते हैं, जो इंडिया में इसी नृत्य को छम नृत्य कहते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलता जुलता है, ये दोनों जो है तिब्बती जो बौद्ध धर्म है ना उनसे संबंधित नृत्य है छम नृत्य। ये आपका हिमाचल प्रदेश में भी होता है और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। ये और भूटान में भी होता है चाम नृत्य के नाम से, ठीक है। श्रीलंका की प्रमुख नृत्य क्या है? कैंडियन है, लोक कंट्री है, साबरा गुमा है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बाजो नृत्य, ये कहां पे होता है? म्यांमार के अंदर होता है बाजो नृत्य, है ना। इनके अलावा मयूर नृत्य नेपाल के अंदर होता है, जो फेमस है वही बताऊंगा, है ना। इनके अलावा नेपाल में एक और रिकॉर्ड बन गया नृत्य के नाम से, भाई एक लड़की है जिनका नाम है वंदना। इन्होंने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड करवाए। इससे पहले इंडिया में एक हेमलता ही नाम था, हेमलता नाम थी, ये साउथ की रहने वाली है। इन्होंने शायद 113 घंटे तक जो है 113 घंटे तक ही नृत्य करके रिकॉर्ड बनाई थी, इनका रिकॉर्ड तोड़े, है ना। अब मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि 126 घंटे तक बिना खाना पानी के कैसे डांस करते होंगे, है ना, कुछ होता होगा भाई, ब्रेक टाइम वगैरह। इनके अलावा निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? Which of the following is the highest peak? है ना। आज ये क्वेश्चन मैं नहीं रखता, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा है कि उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी महेंद्रगिरी होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन करा है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करने के लिए, जिनके मन में भी ये डाउट है कि कैसे क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं, उनके लिए, ठीक है। आपके ऑप्शन में यहाँ पे मैंने रख दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, महेंद्रगिरी, देवमाली, जिंदगरहा और कालसुबाई। आइए इन चारों को थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसका आंसर है भैया जिंदगरहा। जिंदगरहा कहां पे है? अरकू घाटी में। अरकू घाटी कहां है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास, ठीक है। अरकू घाटी से आपने रंपा विद्रोह का नाम सुना होगा ना, रंपा विद्रोह वहीं से स्टार्ट हुआ था, अर्की घाटों से। अल्लूरी राजू अल्लूरी नाम से भी मैंने पढ़ाया था ना, तो वही इनसे जुड़े हुए थे आपका रंपा विद्रोह से, जो अरकू घाटी से ही स्टार्ट करे थे, ठीक है। तो ये अरकू घाटी में ही जिंदगरहा चोटी है, जो आंध्र प्रदेश में है, और ये सबसे ऊंची चोटी इन चारों में है। अब आइए एक एक करके चोटी की ऊंचाई देख लेते हैं, है ना। महेंद्रगिरी चोटी जो उड़ीसा की चोटी है 1501 मीटर ऊंची चोटी है, और देवमाली ये भी उड़ीसा में कोरापुट के पास स्थित है, ये 1672 मीटर ऊंची है। अब बताइए अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा और उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो क्या आप महेंद्रगिरी को मारोगे? नहीं, 1672 वाले देवमाली को मारना पड़ेगा ना भाई। हुआ क्या, देखिए सरकारी क्षेत्र में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप भी कल होके सरकारी बाबू बनोगे तो सरकारी काम सरकारी जैसे ही होता है। ये जो कहावत है ना, ये बिल्कुल सही है, ये मतलब तनिक भी झूठ नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो क्वेश्चन सेट किए, पहले जो क्वेश्चन सेट किए, तो उन्होंने ऑप्शन में महेंद्रगिरी से बड़ा कोई रखा ही नहीं, ठीक है। महेंद्रगिरी से बड़ा कोई रखा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार सीधे हूबहू जो है रिपीट किए जाते हैं, तो उस ऑप्शन में महेंद्रगिरी होते हैं और बच्चे आंसर पकड़ बैठे रहते हैं कि महेंद्रगिरी आंसर होता है ना। रीड तक अगर आप पहुंच जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आंसर बदल भी सकता है भाई, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी
देवमाली की जगह देवमाली भी हो सकता है, क्योंकि देवमाली जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक है उड़ीसा का इस समय का। आने वाले समय में कहीं और कुछ खोजा जाएगा तो बात अलग है। इसके अलावा जो कलसुबाई है, ये कलसुबाई सौदर्न रीजन की चोटी है जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट 1646 मीटर है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी आपका अनायमुदी है, तो ये जो अनायमुदी है ये पश्चिमी घाट और माफ कीजिएगा, पश्चिमी घाट की तो सबसे ऊंची चोटी है ये है, और साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर, और ये कहां पे है? केरल में। कार्डेमम हिल का नाम सुने हैं ना? पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसकी भी हाइट जो है आपका अन्नामलाई के लगभग सेम है, 2695, ये 2637 है, थोड़ी सी ही डिफरेंस है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो प्योर भारत का है ये कंचनजंगा है। कहां पे है? सिक्किम में है। 85-86 मीटर इसकी हाइट है ना। और अगर आप भारत में जो है पाकिस्तान को शामिल करके कहेंगे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो केटू है। और जो जिनकी हाइट की बात करेंगे तो 86-11 मीटर है। और दुनिया में माउंट एवरेस्ट है जो 88-50 मीटर के साथ सबसे हाईएस्ट पीक है जो नेपाल में है। अगला प्रश्न हमारा कि बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा का मूल उद्देश्य क्या था? What was the main purpose of the practice of सिजदा एंड पैबोस by बलबन? देखिए, जो सिजदा और पैबोस की शुरुआत किया था बलबन, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, है ना। अब ये क्यों किया था इनके बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि बलबन जो है गुलाम वंश का एक जो है जाने माने शासक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर ध्यान रखना चाहिए। अमीरों पर अपनी श्रेष्ठता बनाना। देखिए, बलबन जो है राजतंत्र को जो है मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बलबन जो है राजा के पद को सर्वोच्च माना है। इन्होंने कहा कि भाई धरती पर जो है भगवान का यही रूप है भाई, है ना, इसीलिए राजा को मजबूत होना चाहिए। तो इन्होंने जो है सिजदा और पैबोस का इस्तेमाल खास करके अमीर वर्गों के लिए किया, ताकि जो है वो दायरे में रहा करे, है ना। और इसमें क्या होता था तो आप तो जानते हैं कि घुटना पे बैठ के चुमना होता था, है ना। तो इस प्रकार से बलबन ने राजशक्ति को मजबूती प्रदान किया। बलबन का आरंभिक नाम उलुग खान था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, उलुग खान। इनके अलावा बलबन नसरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का पुत्र था, यानी रजिया का भाई था, है ना। रजिया का भाई हुआ ना जी, क्योंकि रजिया जो है इल्तुतमिश की बेटी, और नसरुद्दीन महमूद कौन हो गया? इल्तुतमिश का सबसे छोटका बेटा। तो दोनों भाई बहन। तो इल्तुतमिश की बेटा का जब शासन था, है ना, तब क्या थे भाई बलबन? तो उसमें जो है नायाब के पद पे तैनात थे। कहीं लिखा होगा, लिखा नहीं है, चलिए जान दीजिए। उस समय हाँ लिखा है, ये नायाब के पद पे तैनात थे इल्तुतमिश के बेटा का जब शासन था। तो इन्हीं का उत्तराधिकारी बना था आपका नसरुद्दीन महमूद बलबन, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। माफ कीजिएगा, नसरुद्दीन महमूद एक अलग शासक है, बलबन एक अलग शासक है, उलुग खान, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन कहते हैं उसे। नसरुद्दीन महमूद जो है ये तो इल्तुतमिश का बेटा है, जिनके शासन काल में ये नायाब के पद पे था, और जब ये शासन छोड़ा तब बलबन बना, ठीक है। फिसल जाते हैं भाई। उन्होंने लव एवं रक्त की नीति भी जो है अपनाए थे। नवरोज त्योहार जो पारसी त्योहार है इनको भी शुरू करवाया था। बलबन का मकबरा कहाँ पे है? तो महरौली दिल्ली में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बलबन ने दीवान अर्ज जो सेना विभाग से संबंधित था, इन्हें भी स्थापना करवाए थे। इनके अलावा निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से महात्मा गांधी ने किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? Who among the following freedom fighters has been called the builder of modern India by महात्मा गांधी? एक तो इन्हें आधुनिक भारत का जो है निर्माता कहा है, दूसरा इसे भारत का अशांति कहा है ना। बहुत बड़े महापुरुष हैं बाल गंगाधर तिलक साहब। बाल गंगाधर तिलक साहब को महात्मा गांधी साहब ने भारत के आधुनिक निर्माता कहा है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है वेलेंटाइन सिरोल, है ना। ये खुद अशांत होगा, है ना। ये वेलेंटाइन सिरोल जो है इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा है इनको, बाल गंगाधर तिलक साहब को। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल में जो बाल है वो बाल गंगाधर तिलक है। इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक जो है मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किए थे। इनका भाषा मैं बता दिया था, क्योंकि भाषा से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग से जुड़े रहे एनी बेसेंट के साथ, तो ये भी आपको अंडरस्टूड है। महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव की जो शुरुआत करवाए, ये कौन करवाए? बाल गंगाधर तिलक साहब करवाए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, है ना। नौकरी आपका जो है अधिकार है, आप इसे लेकर ही रहिए, है ना। तो ये जो है कथन किनका है? बाल गंगाधर तिलक साहब का है। नौकरी नहीं कहिए जी, रोटी कहिए। रोटी आपका अधिकार है। रोटी कब मिलेगा? जब काम मिलेगा, और काम के लिए तो आप जो है कर ही सकते हो और कर ही रहे हो, जरूर मिलेगी भाई। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सीजीएल 2022 के मेंस नहीं प्रे में ये क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस साहब कब कहे थे, तो आपको आंसर देना है 1944 में। देखिए एक चीज और जो आपका हाँ सही बात है जी, 1944 में ही कहा था, सही बात है। इनके अलावा जो आपका महात्मा गांधी जी को महात्मा कहे थे, ये कौन कहे थे? तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहब। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे।
जानेंगे। आईपीएल मैच के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के द्वारा बनाया गया है? ये भाई जो है काफी मशक्कत के बाद ये आईपीएल से क्वेश्चन जो है सेट कर पाया मैं, है ना। तो व्हिच टीम हैज मेड द बिगेस्ट स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल मैच? आने वाले दिन में जब बाबर की शादी पूछा जा सकता है तो क्या ये नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। तो सबसे बड़ा जो स्कोर है ये आपका रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने बनाया था 2013 में। किसके खिलाफ? पुणे वॉरियर्स के खिलाफ। अब पुणे वॉरियर्स नहीं दिखते हैं आईपीएल में, है ना। तो इन्हीं के खिलाफ जो है 2013 में 263 रन 5 विकेट पे बनाए थे, जो आईपीएल के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी स्कोर है। और इसी हाई स्कोरिंग मैच में क्रिस गेल के बल्ले से 175 रन बने थे, जो आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबी व्यक्तिगत स्कोर भी है। आज तक कोई क्रिस गेल के इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। तो दोनों बात समझ गए। हायर स्कोर 263 कौन बनाए? आरसीबी। हायर व्यक्तिगत स्कोर क्रिस गेल का। ठीक है, चलते हैं आगे। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और प्रथम विजेता कौन है? राज कुंद्रा की टीम, राजस्थान रॉयल। इनके अलावा आईपीएल के इतिहास में 6000 रन तक पहुंचने वाला जो प्रथम खिलाड़ी है ये तो आपका बिरटू बना था, है ना। इसके अलावा जो 4 गो खिलाड़ी है जो 6000 रन तक पहुंच गए हैं, ये आपका कौन है भाई? तो विराट कोहली है, शिखर धवन है, डेविड वार्नर है और रोहित शर्मा है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में अभी अभी जो पहुंचा ये रोहित शर्मा है। 6014 रन के समथिंग इनके पास है। डेविड वार्नर साहब के पास थोड़ा सा ज्यादा रन है रोहित शर्मा से, यानी तीसरा खिलाड़ी बने थे। और डेविड वार्नर सबसे कम बॉल में, मतलब मैच में, है ना, 6000 रन तक पहुंचे आईपीएल में। तो ये क्वेश्चन शायद आपको पूछा भी गया था कुछ ही दिन पहले कोई एग्जाम में। इनके अलावा आईपीएल में सबसे अधिक छक्का कौन है? क्रिस गेल के पास है। आईपीएल में सबसे अधिक रन विराट के पास है। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट यजुवेंद्र चहल के पास है। यजुवेंद्र चहल, धनश्री, है ना, समझते हैं ना, इनकी वाइफ का नाम धनश्री है। इनके अलावा आईपीएल 2023 में विजेता सीएसके, उप विजेता गुजरात टाइटंस। सीएसको आईपीएल के यूनिकॉर्न टीम है माही का। इनके अलावा आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किसे? शुभमन गिल को। इनके अलावा पर्पल कैप किसे? मोहम्मद शमी को। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको लगा हो कि वास्तव में जो है अच्छा है तो अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।